हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट सेशन में हमने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बारे में कुछ थ्योरी देखी हमने, ये कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से होते हैं। तो ये एप्लीकेशन क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये क्या क्या इसके चैलेंजेस होते हैं। तो हमारा जो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होता है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, इसके क्या है हमारे पास में चैलेंजेस है। जैसे मैंने मोनोलिथिक के केस में बताया कि सारे के सारे जो मॉड्यूल हमारे पास में रहेंगे वो एज ए वो एक ही एप्लीकेशन में रहेंगे, तो जिससे क्या होगा कि बिल्ड साइज बड़ा होगा, उसको बार बार बिल्ड करने में टाइम लगेगा, डिप्लॉय करने में टाइम लगेगा। ये हमारे पास में चैलेंजेस रहते हैं। फिर किसी भी तरह के एप्लीकेशन में क्या होती है, ऑटो स्केलिंग होती है। तो वो मल्टीपल सर्वर पर डिप्लॉय होते हैं वो, विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसिंग। तो वो बिल्ड बनेगा, तो जब बड़ा एप्लीकेशन सर्वर पे जाता है तो उसको भी स्टार्ट होने में टाइम लगता है, फिर कुछ इशू आता है तो उसको फिक्स होने में टाइम लगता है। फिर यदि उसका कोई भी मॉड्यूल है, यदि वो वर्क नहीं कर रहा है तो उसको हम फिक्स कर रहे हैं, तो वो अदर मॉड्यूल पे भी उसका इम्पेक्ट आएगा, तो बिजनेस लॉस भी करेगा वो हमारे लिए। तो तो जो एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन है वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में यदि डेवलप्ड है, यदि वो तो हमारे लिए क्या करेगा, वो यहाँ पर एक मॉड्यूल बंद हो गया तो फिर दूसरे मॉड्यूल पे भी डाउन टाइम आएगा, वो उनको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे मॉड्यूल विद इन एप्लीकेशन है। तो ऐसे लार्ज स्केल एप्लीकेशन के केस में हमें माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है वो फॉलो करना पड़ते हैं। और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हम हर प्रोजेक्ट के क्या करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और उन प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद में हम उनके लिए अलग अलग सर्वर मेंटेन करते हैं और उसका आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। और कम्युनिकेशन हमको यदि करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रो सर्विसेज का इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। तो माइक्रो सर्विसेज का जब हम लोग इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, तो इस पर्टिकुलरली माइक्रो सिस्टम के इकोसिस्टम में हमें हमारे एप्लीकेशन भी रन करना है, और साथ में जो है वो एडिशनल जो सॉफ्टवेयर जो है वो भी हमें लगेंगे उसको मैनेज करने के लिए। तो ये इतना बड़ा क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। तो ये ग्रुप्स ऑफ सर्वर्स रहेंगे ये। तो जो सेंटर में है वो हमारे बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज है, और जो अलग से दिख रहे हैं वो उस इकोसिस्टम को अचीव करने के लिए, उसे मॉनिटर करने के लिए, उसकी रजिस्ट्री करने के लिए, एपीआई गेटवे जो है वो उसको कॉल करने के लिए एक इकोसिस्टम लगता है हमें ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए। अब इतना बड़ा इकोसिस्टम रहेगा तो उसके लिए मशीनें भी उतनी लगेगी, क्योंकि जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो हमें एचडीएलसी लाइफ साइकिल का फॉलो करना पड़ता है। हम इंडस्ट्री में एचडीएलसी लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। वो अजाइल भी हो सकती है, वो डेवऑप्स भी हो सकती है। जो भी हम लोग स्ट्रेटजी से फॉलो कर रहे हो तो हमें हमारा कोड अल्टीमेटली क्या होता है, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में जाता है। क्यूए एनवायरनमेंट, यूएटी एनवायरनमेंट, पायलट एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में सेम कोड ही आएगा तो हमें बड़ा बड़ा क्या लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। तो माइक्रो सर्विसेज के केस में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हमें ये कॉस्ट बियर करना पड़ेगा यहाँ पर। छोटी इंडस्ट्री के तो अभी जो एकदम स्टार्टअप कंपनी है उनके तो स्कोप में ही नहीं है, यदि उनके पास में फंड नहीं है, क्योंकि इतनी सारी मशीनें परचेस करना, पहले तो ऑन प्रीमाइसेस सेटअप होते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें क्लाउड नेटिव हो गई है, अब क्लाउड पे अवेलेबल है। तो फंड होगा तो ही ये सब एनवायरनमेंट मेंटेन कर पाएंगे ये। तो जो स्टार्टअप कंपनी होती है तो उनके इतने एनवायरनमेंट भी नहीं होते हैं, वो खुद के एनवायरनमेंट में क्रिएट करते हैं, सीधे क्लाइंट एनवायरनमेंट में डालते हैं। तो वो वहाँ पर प्रोसीजर हो सकता है फॉलो भी नहीं होती है, और वहाँ पर स्टार्टअप कंपनियों के अंदर सारे के सारे प्रोसेस को एक ही पर्टिकुलरली बंदे को सब कुछ करना पड़ता है यहाँ पर। ये तो लर्निंग स्कोप ज़्यादा रहता है स्टार्टअप कंपनियों में। लेकिन जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री रहती है वहाँ पर डेडिकेटेडली हर काम के लिए अपनी अपनी टीम होती है यहाँ पर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टीम है, डेवऑप्स से रिलेटेड एक टीम है, नेटवर्क से रिलेटेड टीम है, डेवलपर्स टीम है, क्यूए टीम है, काफ़ी सारी टीमें। यहाँ पर जो मशीनें रहेगी वो मशीनें परचेस करना पड़ेगी। तो अब वो मशीनों को इतनी हमको परचेस नहीं करना पड़े माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, वर्चुअलाइजेशन करना पड़ता है।
तो वर्चुअलाइजेशन का काम ही यही है कि एक मशीन को, डेडिकेटेडली मशीन को अलग अलग पार्ट में जो है वो छोटी छोटी मशीनों में ब्रेक कर देना। तो वो हम लोग वर्चुअलाइजेशन यदि के कॉन्सेप्ट पे यदि जाएं तो उसके अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस है कि एक तो वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, साथ में जब हम लोग किसी मशीन को क्या करते हैं कि डेडिकेटेडली ब्रेक डाउन कर देते हैं तो रिसोर्सेज वेस्टेज होते हैं। क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या है कि अलग अलग एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या है कि अलग अलग डेडिकेटेडली मशीन लेने लगेगी, तो जरूरी नहीं कि एक बार में सारे के सारे रिसोर्सेज ले लेगा वो उस मशीन के, लाइक सीपीयू रैम। तो जब तक नहीं लेगा तो वो क्या होता है, रिसोर्सेज हम उसको वेस्टेज बोलते हैं यहाँ पर, ये कि हमने इतना जीबी एलोकेट कर दिया है बट यूज ही नहीं हो रहा है वो। तो एक वर्चुअलाइजेशन पे जा सकते हैं, या तो अलग अलग मशीनें परचेस करें, अब कॉस्ट इतना बियर नहीं करना है तो हम लोग वर्चुअलाइजेशन करें। एटलीस्ट हमें जो क्यूए एनवायरनमेंट का जो कॉस्ट है वो तो हम लोग बचाएं, वहाँ तो हम लोग कम मशीनें यूज़ करें। तो यहाँ पर जो है वो हम वर्चुअलाइजेशन पे जा सकते हैं, लेकिन वर्चुअलाइजेशन के अपने चैलेंजेस है यहाँ पर ये। तो वर्चुअलाइजेशन कोई यहाँ पर जो है वो इम्प्रूवमेंट करके हमारे पास में जो है वो एक टूल आता है डॉकर। तो डॉकर का काम है मशीनों को वर्चुअलाइज करने का ही काम है उसको, लेकिन वहाँ पर हम लोग वर्चुअल मशीन नहीं बोलते, वहाँ पर हम बोलते हैं कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन रन होता है और वो कंटेनर क्या करता है, हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं हम लोग, एक होता है गेस्ट, एक होता है होस्ट। तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो हमारे सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सॉरी होस्ट ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये डॉकर में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर से कि डेडिकेटेडली हम लोग उसका एप्लीकेशन का हम लोग डॉकर एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये हमें ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉलेशन करना पड़ते हैं। तो ये एडिशनल एफर्ट लगाओ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन करने का। उसके ऊपर डेडिकेटेडली क्या है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करो, वो जो भी एप्लीकेशन को रन करना हो। तो एफर्ट कहाँ कहाँ पर डालना है, एक तो तुम्हें गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन करना है, उसके बाद में एडिशनली टॉमकेट, एडिशनली जावा का सॉफ्टवेयर भी उस मशीन पे इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा जहाँ पर वर्चुअलाइजेशन हमने किया है। तो काफ़ी सारा जो होगा यहाँ पर, ये हेक्टिक हो जाएगा ये सब वर्चुअलाइजेशन करने के लिए। पहले होता था, अब नहीं होता, और पहले के आर्किटेक्चर डिफरेंट थे, एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस इतना नहीं आता था ही। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी का आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन और पहले का आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन है वो डिफरेंस है, क्योंकि वो आर्किटेक्चर लेवल पर टेक्नोलॉजी लेवल पे चेंज हो गया है। पहले वो जीएसएफ में क्रिएटेड था, अब वो पूरा एंगुलर रिएक्ट में आ गया, और उनके पीछे का आर्किटेक्चर भी चेंज हो गया, जब रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट आते हैं उसमें। तो पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, अभी का डिफरेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी चीज़ें क्या होती है, डिपेंड करती है। तो ये डॉकर टेक्नोलॉजी जब आई है, तो डॉकर जो करता है उसके लिए हमें डेडिकेटेडली गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं करना है। वो होस्ट कोई इंटरनली यूज़ करता है हमारा डॉकर का इंजन, और ये रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं करेगा। हम यहाँ पर कुछ प्री एलोकेट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो होगा रन टाइम पे डिसाइड होगा, जितने एप्लीकेशन को डिमांड हो रही है उतना ही यहाँ पर क्या करेगा, उतना ही वो रिसोर्सेज लेगा यहाँ पर ये। तो रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज करने के लिए एक डॉकर जो है वो काम करता है, उसके लिए डॉकर रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करता है, पहली चीज़। फिर दूसरा क्या होता है कि हमें जब भी लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना है एप्लीकेशन के लेवल पे, मतलब एक नया एनवायरनमेंट अप करना पड़ता है, तो या तो नई मशीन को जो है क्रिएट करो, वर्चुअलाइजेशन पे जाते हैं तो नई वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना पड़ेगी, उसको रिसोर्स अलोकेट करके रखना पड़ेंगे। तो हमको उसके लिए भी क्या है और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेंगे। बट डॉकर के केस में क्या होता है कि कंटेनर क्रिएट होता है, तो कंटेनर के अंदर हमारी इमेजेस रन होती है, और इमेजेस जो होती है वो हमारा उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो भी डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है और वो हमारा एप्लीकेशन है, वो सब कुछ एक इमेज फाइल के अंदर होता है। अब उसके लिए हमको अलग से टॉमकेट, अलग से जावा इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
हमें सारे एफर्ट हमें जब भी लगाना जब हम लोग डॉकर का इमेज क्रिएट करते हैं। तो डॉकर का इमेज क्रिएट करते हैं तो डॉकर के इमेज की डेफिनेशन हम लोग डॉकर फाइल में देते हैं। तो जैसे जावा का फाइल होता है उसको हम लोग कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है, वैसा डॉकर फाइल के अंदर हम लोग सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं उस इमेज को क्रिएट करने के लिए। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर रहेगा एप्लीकेशन प्लस उसको रन करने के लिए जो भी डिपेंडेंसी है, तो हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉलेशन नहीं करना है। हमें एक ही इमेज के अंदर हमारा सब कुछ डला हुआ है, वो सब ऑटोमेटिकली जो है वो इंटरनली वो मैनेज हो जाएगा। वो डॉकर के कॉन्सेप्ट होते हैं, डॉकर नेटवर्किंग, डॉकर स्टोरेज, डॉकर के अंदर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, डॉकर के अंदर जो है हम लोग फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, डॉकर कॉन्सेप्ट पे आता है, ये भी हाई लेवल है ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक अलग अलग कंटेनर हमारे पास में क्रिएट हो जाएगा, ये बस वो कंटेनर में सब कुछ डला रहेगा, तो हमें वो भी हेडक नहीं रहेगा कि अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करो। तो हमें क्या करना है, इमेज फाइल क्रिएट करना है, डॉकर फाइल राइट करना है, उसका इमेज क्रिएट करना है, बाद में उसको फिर एनीवेयर कहीं भी रन करते रहो। फिर यदि हमको ऑटो स्केलिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर करना है ये, तो हम लोग मल्टीपल कंटेनर को डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं यहाँ पर, खुद से मल्टीपल कंटेनर रन करवाओ, या फिर हम कुछ ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी जहाँ पर क्या होता है कंटेनर ऑटोमेटिकली मैनेज होते हैं बेस्ड ऑन डिमांड। तो जैसे कि लोड बैलेंसर जो है हमारा लोड देखता है और बेस्ड ऑन दैट क्या करता है वो नए मशीन के ऊपर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि हमारे पास में एक और टेक्नोलॉजी कुबरनेट, वो उसका काम यही होता है कि मल्टीपल मशीन पर डॉकर कंटेनर क्रिएट करना बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन डिमांड, बेस्ड ऑन ट्रैफिक, और उनको जो है वो जब भी ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करना रहेगी, यदि एक ही इमेज के हमें मल्टीपल कंटेनर क्रिएट करना है तो वो डॉकर मशीनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता है उसको, वो नए नए कंटेनर क्रिएट करके दे देगा, और यदि वो यूज़ नहीं हो रहे तो वहाँ से डिस्ट्रॉय भी कर देगा। तो एक टूल होता है हमारे पास में कुबरनेट जो कि कंटेनर मैनेजमेंट को करता है। तो डॉकर जो है वो कंटेनर क्रिएट करता है लेकिन कुबरनेट जो है वो कंटेनर को मैनेज करता है। तो आज के समय में जो सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो किसी न किसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, जिसमें वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चर हमारे हमारे पास है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो यदि एप्लीकेशन है माइक्रो सर्विसेज तो 100% उस एप्लीकेशन के अंदर डॉकर आना ही आना है। तो एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव तो डॉकर बहुत अच्छे से आना चाहिए, और कुबरनेट की जस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कुबरनेट काम कैसे करता है, क्योंकि हम लोग कुबरनेट पर डिप्लॉयमेंट हम नहीं करते, वो हमारा एज ए डिप्लॉयमेंट टीम का पार्ट है ये। लेकिन कुबरनेट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कुबरनेट काम कैसे करता है, लेकिन डॉकर तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। और एज ए डेवऑप्स इंजीनियर कुबरनेट भी अच्छे से आना चाहिए। लेकिन मैं तो बोलूँ आज के समय में सबको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल टैलेंटेड लोगों की ज़्यादा डिमांड रहती है, वहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम कर सकते हैं। तो ये तो हाई लेवल है आर्किटेक्चर के लेवल पे। तो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन का मेन एडवांटेज हमको मिलता है यहाँ पर जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें जो डिमांड होती है वो रैपिड एप्लीकेशन क्रिएशन की रहती है। हमें रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट होना चाहिए, ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जिसमें रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट होते हैं कि हमें बिजनेस लॉजिक हमें क्रिएट करने में हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े। कि ये एक बिजनेस लॉजिक राइट करना है उसके लिए सर्वर इंस्टॉलेशन करो, डेटाबेस इंस्टॉलेशन करो, अपना लॉजिक राइट करो, फिर उसको वो लॉजिक राइट करने के पहले फ्रेमवर्क के लेवल पे एक सेटअप करो, सेट ऑफ डिपेंडेंसी डालो, उसकी वर्जनिंग रिजॉल्व करो, इतना एफर्ट नहीं लगाना है। हमें क्या चाहिए कि रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट होना चाहिए, एप्लीकेशन सीधे क्रिएट हो और हम हमारा लॉजिक राइट कर रहे हो और सीधा रन कर रहे हो उसको, तो सर्वर वर्वर सब उसके अंदर पहले से अवेलेबल है, डेटाबेस सब में अवेलेबल है। एटलीस्ट हमारा बिजनेस लॉजिक जो है वो क्विकली राइट हो रहा है। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हमारे पास में काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो हम लोग इतना यहाँ पर जो है वो ओवरहेड नहीं लेंगे कि उनको डेवलप करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर
हम एक ही मशीन के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे हमें काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट आएंगे क्योंकि सबको अलग अलग सर्वर पर रन करना है। तो मैनेज कैसे होगा यहाँ पर? तो फिर उस केस में हमारे पास में एम्बेडेड सर्वर, एम्बेडेड डेटाबेस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जिससे कि हम लोग एटलीस्ट बिजनेस लॉजिक तो जल्दी से क्रिएट कर सके, हमारा सोर्स कोड तो राइट कर सके, उसको टेस्ट कर सके एज एट हमारे लोकल मशीन के ऊपर, डेवलपर की मशीन पर। तो ये स्प्रिंग बूट जो है वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में इजीली अडॉप्ट होता है। जरूरी नहीं कि स्प्रिंग बूट ही होता है, सारी टेक्नोलॉजी अडॉप्टेबल है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है वो एक तरीके के पास आर्किटेक्चर है, कुछ भी फिट करो उसके अंदर, वो मैटर नहीं करता। लेकिन स्प्रिंग बूट यूज करोगे तो एप्लीकेशन जो होंगे क्विकली डेवलप होंगे। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है वो, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क का नॉलेज चाहिए। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एटलीस्ट जो है वो हमें स्प्रिंग कोर का तो बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए। तो जो हमारा जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो बिल्ड है, तो पूरा के पूरा जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो बेस मॉड्यूल होता है वो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल होता है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग जब पहले था मार्केट में तो उसके ऐसे मॉड्यूल थे, स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग ओआरएम। फिर क्या हुआ है कि स्प्रिंग को और इम्प्रूव किया यहाँ पर, तो उसके ऊपर आया स्प्रिंग बूट यहाँ पर। तो स्प्रिंग के अंदर क्या काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइलें हमको राइट करना पड़ती थी फ्रेमवर्क के लेवल पे, तो उसको एलिमिनेट किया स्प्रिंग बूट ने और काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए, काफ़ी सारे फीचर डाले। इसके अंदर एक होता है प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट, एक होता है इसके अंदर कॉन्सेप्ट कमांड लाइन रनर का। फिर स्प्रिंग बूट के अंदर जो आईओसी कंटेनर होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म होता है इसमें इंटरनली। तो हम काफ़ी सारे क्या होते हैं जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग फेस करते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के, जब हम लोग मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे जो हमको कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं वो स्प्रिंग बूट जो है वो एलिमिनेट कर देता है ये। तो जो काम हमारा सीधे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में होता है वो काम हमारा स्प्रिंग बूट के अंदर जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं वहाँ भी अवेलेबल रहेगा यहाँ पर ये। तो जब हम लोग स्प्रिंग बूट के ऊपर क्या करेंगे, एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर भी क्या रहेगा कि स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग डेटा, स्प्रिंग बेच प्रोसेसिंग। तो जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर क्या हुआ है कि कुछ एप्लीकेशन राइट किए हुए हैं, उसको थोड़ा सा एडवांस किया, जिससे क्या होता है कि कोडिंग कम लगे, तो कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे कम काम होता है। यहाँ पर चीज़ें यहाँ भी सेम ही है। स्प्रिंग बूट के अंदर भी हम लोग वही काम करते हैं जो नॉर्मल स्प्रिंग फ्रेमवर्क में करते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, कोड रिड्यूस होता है, बट स्प्रिंग बूट अंडरस्टैंड करने के लिए, स्प्रिंग का कोई सा ही मॉड्यूल अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेस मॉड्यूल है वो है हमारा स्प्रिंग कोर मॉड्यूल। स्प्रिंग कोर अच्छा होना चाहिए हमारे पास में ही। तो स्प्रिंग कोर ही है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है स्प्रिंग के किसी भी मॉड्यूल को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो स्प्रिंग बूट डायरेक्ट लर्न वही कर सकते हैं जिनने स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे काम किया हो पहले, जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ पर ये। लेकिन जिसको स्प्रिंग बूट एकदम स्प्रिंग का ही नॉलेज नहीं है, उसको सबसे पहले जो है वो स्प्रिंग कोर फ्रेमवर्क, स्प्रिंग कोर जो है वो मॉड्यूल पे काम करना है, पहले उसको वो लर्न करना है, उसके बाद में स्प्रिंग बूट के ऊपर वो जंप कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो पहले स्प्रिंग बूट के अंदर क्या क्या एलिमिनेट हुआ, क्या क्या हमको एडवांटेज मिला, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जब हम स्प्रिंग बूट यूज़ नहीं करते थे, जब हम एमवीसी का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे, जेडीबीसी का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे, जब क्या प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं उसको, क्या एडिशनल चीज़ें लग रही थी उसमें, क्या एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन लग रहा था, कहाँ पर हमको डेवलपमेंट लेवल पे ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहा था यहाँ पर ये। वही चीज़ स्प्रिंग बूट से भी हम लोग करवाएंगे यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट में इस स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग डेटा दे दिया है हमको यहाँ पर ये, जो कि जेडीबीसी, ओआरएम, जितने भी डेटाबेस है सबको सपोर्ट करता है।
वो काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर वो सारी की चीज़ें जो होगी और कम हो जाएगी। क्योंकि जो मॉडर्न अप्रोच जो हमारी जो है, मॉडर्न हमारी जो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की जो अप्रोच जो होती है, तो उसी में डिमांड ये रहती है कि टाइम कम लगे, एफर्ट कम लगे, और डिलीवरी क्विकली हो, डिलीवरी जल्दी हो। क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि उनको प्रोजेक्ट है वो जल्दी से मिले, जिससे वो मार्केट में उसको क्या कर सके, मार्केट में अपने बिजनेस के लिए उसको वो यूज़ कर सके यहाँ से। तो जब एप्लीकेशन क्विकली जब भी क्रिएट होगा, जब उसके पास में चीज़ें रेडीमेड अवेलेबल होगी, तो फ्रेमवर्क जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतने ज़्यादा एप्लीकेशन क्या होंगे, क्विकली क्रिएट होंगे। और जितनी जल्दी क्विकली क्रिएट होंगे उतना क्विकली वो क्लाइंट के लिए क्या होंगे, वो अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर ही। तो स्प्रिंग इज़ वन ऑफ द फ्रेमवर्क है जहाँ पर एप्लीकेशन जो होता है वो क्विकली क्रिएट हो सकता है। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पास में वो सारे मॉड्यूल अवेलेबल है जो कि एप्लीकेशन को अलग अलग फॉर्म में क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको अलग अलग आर्किटेक्चर में जो है वो हम उसको फिट भी कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है ये लर्न करना जरूरी है, जिसके अंदर कुछ मॉड्यूल जो है, जिसमें स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग ओआरएम, एटलिस्ट, ये स्प्रिंग की फ्रेमवर्क पे लर्न करना चाहिए। पहले वो हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हमें स्प्रिंग बूट का फील आता है एक्चुअली में। अभी काफ़ी सारे लोग हैं वो स्प्रिंग बूट डायरेक्ट लर्न कर रहे हैं, उनको स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंटरनली नहीं पता है, सीधे स्प्रिंग बूट पे जंप कर जाते हैं। फिर बाद में वो फील ही नहीं आता है, क्योंकि स्प्रिंग बूट जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के टॉप पे रिटर्न है, बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट की है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर काफ़ी सारे स्प्रिंग के प्रोजेक्ट रिटर्न है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट भी उसी में ही आता है। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के टॉप टॉप पे ये प्रोजेक्ट रिटर्न नहीं, प्रोजेक्ट रिटर्न है मतलब कि उसके ऊपर लाइब्रेरी लगी हुई है यहाँ पर, जो कि हमारे डेवलपमेंट एफर्ट को कम करती है। स्प्रिंग क्लाउड की लाइब्रेरी है जो कि जिसमें हम लोग माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करते हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी की, स्प्रिंग बेच की, सबकी लाइब्रेरी यहाँ पर रिटर्न है। यहाँ पर वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क कोई इम्प्रूवमेंट करके यहाँ पर जो है वो हमारे पास में स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाए, उसी के अंदर जो है वो स्प्रिंग बूट है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग कोर जो है वो फाउंडेशन है सारे स्प्रिंग के मॉड्यूल का। उसके बाद में क्या है कि जब हम लोग स्प्रिंग के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो उसके लिए हमें जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है वो स्प्रिंग बूट की चाहिए होती है यहाँ पर ये। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क को जो है वो लर्न करते हैं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का क्या है। स्प्रिंग बूट पे आने के पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क का क्लियर होना जरूरी है, एटलीस्ट स्प्रिंग कोर मॉड्यूल। तो पूरा जो हमारा इंटरव्यू रहता है वो हमारे स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल पर डिपेंड करता है, यदि स्प्रिंग के जैसे क्वेश्चन होना स्टार्ट होते हैं। बिकॉज इंटरव्यूअर को ये देखना है कि तुम फ्रेमवर्क के बारे में इन डेप्थ कितना नॉलेज रखते हो, और तुमको यहाँ पर चीज़ें पता होती है या नहीं होती है। यहाँ कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, जैसे कोड जावा में तुम कोई सोर्स कोड राइट कर रहे हो, यहाँ पर चीज़ें पता है या नहीं पता है। और पता भी है तो इस तरीके से पता होना चाहिए कि तुम जानते हो, तुमने काम किया है। ऐसा डेफिनेशन वे में आंसर नहीं निकलना चाहिए कि जस्ट पूछा और उसका आंसर कर दिया। वहाँ पर चीज़ें रीज़न के साथ में पता होना चाहिए। फिर वो यूज़ केस प्रोजेक्ट में कहाँ पर लगाया वो पता होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है यहाँ पर। ये जस्ट आंसर कर देना क्वेश्चन का, वो गूगल टाइप का हो जाता है, वो इंटरव्यू में हमें समझ में आता है ये। तो स्प्रिंग क्या है, हमारे पास में एक फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क जो है वो स्प्रिंग है। और स्प्रिंग बूट जो है वो फ्रेमवर्क का नहीं है। स्प्रिंग बूट जो है वो एक तरीके का ये बोल सकते हो कि टॉप ऑफ द स्प्रिंग क्या है, हमारे पास में प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास में होते हैं मॉड्यूल्स।
तो स्प्रिंग कोर जो है उसका बेस मॉड्यूल है। बेस मॉड्यूल है। बेस मॉड्यूल मतलब एवरीवेयर रहेगा, ये सारे मॉड्यूलों का ये फादर है, मतलब ये और सभी जगह पे अवेलेबल रहेगा। फिर हम लोग स्प्रिंग के अंदर जो है वो एओपी एक मॉड्यूल होता है, स्प्रिंग के अंदर जो है वो एमवीसी मॉड्यूल होता है। अभी टॉप ऑफ द अवर बेस मॉड्यूल ये काम करते हैं ये। तो जैसे मैंने तुमको बताया कि कोई भी एप्लीकेशन को जब हम सोचते हैं तो लेयर्स के फॉर्मेट में सोचते हैं। तो लेयर्स इज नथिंग बट काइंड ऑफ, हमारे पास में जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर, प्रोसेसर्स लेयर क्या करती है, हमारे लॉजिक को सेपरेट करती है। तो जिससे हमें क्लियरिटी रहती है कि ये इस डेटाबेस से रिलेटेड कोड यहाँ पर है, हमारा जो क्लाइंट से इंटरेक्शन हो रहा है वाला कोड यहाँ पर है ये। तो हम जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हम लोग डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करते हैं, उसके अंदर सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ताकि जो हमारा सोर्स कोड रहे वो दूसरों के लिए अंडरस्टैंडेबल भी रहे और खुद के लिए भी अंडरस्टैंडेबल रहे, कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जब देखे तो खुद का कोड खुद को भी समझ में आए। तो कोड कुछ इस तरीके से राइट करना पड़ता है कि वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो हमको डिज़ाइन पैटर्न लगाने पड़ते हैं उसमें। उसमें हमको सॉलिड प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है ये, ताकि प्रॉपरली कोडिंग जो हो वो क्लासेस रिटर्न रहे। डिज़ाइन पैटर्न लगाते हैं ताकि प्रॉपर मेमोरी यूटिलाइज रहे, क्या एप्लीकेशन के अंदर एंट्री पॉइंट है, कहाँ पर हमारा ये बिजनेस लॉजिक रिलेटेड हमारे पास में लॉजिक है, कहाँ पर यूटिलिटी क्लासेस हमारे पास में क्लियर रहे ये। तो जो फ्रेमवर्क के हमको स्प्रिंग फ्रेमवर्क दिया है वो हमको मॉड्यूल के फॉर्म में दिया है, जहाँ पर हमको क्या करना है कि प्रेजेंटेशन लेयर क्रिएट करना, वहाँ पर हम लोग स्प्रिंग मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब ये है कि हम लोग कोड के अंदर से क्या निकालेंगे, व्यू निकालेंगे हम लोग वहाँ से। जेएसपी या अभी के समय में थीम लीफ आया है वो स्प्रिंग का, जब हम लोग स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग एमवीसी का मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो उनका एक फ्रेमवर्क है थीम लीफ, वो इंटीग्रेटेड है। पहले प्रेजेंटेशन लेयर पे हम लोग क्या निकालते थे, जेएसपी के पेज जो है वो रिस्पॉन्स में देते थे। तो यहाँ पर हम लोग एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न ऑब्वियसली फ्रेमवर्क के अंदर तो पहले से लगा हुआ ही रहता है यहाँ पर ये। तो प्रेजेंटेशन लेयर के लिए हमें एमवीसी यूज़ करना पड़ता था यहाँ पर ये। एओपी का हम लोग यूज़ करते थे क्रॉस कटिंग कंसर्न। क्रॉस कटिंग कंसर्न। तो क्रॉस क्रॉस कटिंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए जब भी हम लोग जावा का मेथड राइट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोग इंडस्ट्री के अंदर लॉगिंग लगाते हैं उसके अंदर, कि अभी ये हमारा एप्लीकेशन के अंदर एंटर हुआ यहाँ से ये। फिर हमें क्या करना है कि जब हम लोगों को कुछ ट्रांजेक्शन रिलेटेड थिंग्स वहाँ अप्लाई करना है तो किस पॉइंट पे क्या लगा हुआ है। तो बिजनेस लॉजिक के अलावा भी हमें क्या है कि कुछ लाइन ऑफ कोड राइट करना पड़ता है एप्लीकेशन को जो है वो ट्रेस करने के लिए। एक लॉगिन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, और भी एपीआई होते हैं जो हमें किसी पॉइंट के ऊपर मेथड के अंदर कॉल करने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम बिजनेस लॉजिक। तो हमें वो बार बार रीराइट करने पड़ते हैं। तो हमको बार बार रीराइट नहीं करना पड़े, वो इस जगह पर लग जाए वो। तो उसके लिए हमारे पास में स्प्रिंग का एओपी मॉड्यूल है, जिसके अंदर क्या होता है ऑटोमेटिकली वो उस पॉइंट पे लग जाता है, हमें एक जगह पर उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है ये। तो वो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम उसको बोलते हैं एक तरीके से, जहाँ पर हम लोग क्रॉस कटिंग को अप्लाई करते हैं। करके बताऊंगा मैं, अंडरस्टैंड होगा, एक एक लाइन हम लोग देखेंगे ये डीप में किस तरीके से फ्रेमवर्क का काम करते हैं। तो ये हमारे पास में स्प्रिंग एमवीसी का यहाँ पर ये मॉड्यूल है, जो कि ये हमें क्या देता है, रिस्पॉन्स में हमें प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारे पास में जेएसपी पेज देता है। ऐसा हमारे पास में स्प्रिंग का जो है वो रेस्ट मॉड्यूल है। तो ये क्या करता है, हमें कोई पेज नहीं देता है ये हमें क्या देता है, जस्ट डेटा देता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तब हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारे पास में कोई पेज रिस्पॉन्स में आए। हम लोग यूआरएल हिट कर रहे हैं और हमारे पास में पेज आए, लेकिन जब हम लोग वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि डिमांड ये करते हैं कि हमारे पास में जस्ट डेटा आए। और डेटा हमारा एक्सएमएल फॉर्मेट में भी आ सकता है, डेटा हमारा जेसन में भी आ सकता है, और नॉर्मल टेक्स्ट में भी आ सकता है।
किसी भी फॉर्मेट में डेटा को ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियो में लाओ, वीडियो में लाओ, स्ट्रीमिंग में लाओ, ये सब फॉर्मेट है डेटा को लाने के। लेकिन अभी जो फेमस ज़्यादा जो है वो रेस्टफुल वेब सर्विसेज है, जहाँ पर डेटा को हम लोग जेसन में डिमांड करते हैं। तो वेब सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि डेटा स्पेसिफिक जेसन फॉर्मेट में ही आता है, किसी भी फॉर्मेट में ला सकते हो। एप्लीकेशन के पास में कैपेबिलिटी रहती है डेटा को किसी भी फॉर्मेट में सेंड करने की, एनी फॉर्मेट, कोई इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट मोस्ट फेमस अभी जेसन है, बिकॉज हम लोग रेस्टफुल वेब सर्विसेज ज़्यादा क्रिएट करते हैं। बिकॉज अब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जब हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग रेस्टफुल कोई रिस्पॉन्स में लेकर आते हैं, और अलग अलग क्रॉस डोमेन टेक्नोलॉजी से हम लोग उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एंगुलर एप्लीकेशन से, रिएक्ट एप्लीकेशन से, या एंगुलर हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन से उस जेसन को कंज्यूम करते हैं। तो सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो क्रॉस डोमेन वर्क करती है, वो डेटा को कोई भी टेक्नोलॉजी रीड कर सकती है। तो फेमस जो है हमारे पास में वो जेसन है। बट जरूरी नहीं कि जेसन में हमको सेंड करना हो, हम चाहे तो एक्सएमएल में भी कर सकते हैं। तो वेब सर्विसेज का मतलब यही है कि डेटा को जस्ट हमको सेंड करवाना एक मशीन से दूसरे मशीन पे, वहाँ पर प्रेजेंटेशन का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर जस्ट डेटा का लेना है। और वो डेटा लेने के बाद में उसको कुछ भी करे वो कंज्यूमर पर डिपेंड करता है। तो जहाँ पर एप्लीकेशन वेब में यदि वेब सर्विसेज की बात आएगी, वहाँ पर हमेशा क्या होगा कि दो टर्मिनोलॉजी हमेशा सुनने में आएगी, वेब सर्विसेज। तो एक होता है यहाँ पर प्रोवाइडर जो उस वेब सर्विसेज को क्रिएट कर रहा है, और एक होता है हमारे पास में कंज्यूमर जो उस वेब सर्विसेज को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो किसी भी एप्लीकेशन में हम लोग या तो वेब सर्विसेज के प्रोवाइडर रहेंगे, हम क्रिएट करेंगे, कोई और उसको यूज़ कर रहा होगा, या हम उसके कंज्यूमर रहेंगे, किसी और का सर्विसेज जो हम यूज़ कर रहे होंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए वेदर फोरकास्टिंग है, हम हमारे मोबाइल पे देख रहे हैं कि अभी का क्या वेदर हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये कोई ना कोई सी हमारी गवर्नमेंट की ऐसी कंपनी है जिसने उसको क्या करके रखा है, उसका वेब सर्विसेज क्रिएट करके रखा हुआ है, और हमारे मोबाइल के एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, उसको वहाँ पर पिंग कर रहे हैं, और वेदर का उस समय क्या स्टेटस है वो हमारे मोबाइल में बता रहे हैं। तो वो किसी ने वेब सर्विसेज को प्रोवाइड करके रखा हुआ है, किसी ने वेब सर्विसेज को क्या करके रखा है, वहाँ पर कंज्यूम करके रखा हुआ है। तो कंज्यूम किसने किया है, हमारे मोबाइल के एप्लीकेशन ने। तो यहाँ पर जो है वो वेब सर्विसेज में क्या होता है, जस्ट डेटा एक्सचेंज, डेटा एक्सचेंज होते हैं। तो फेमस तो अभी जेसन है। पहले एक्सएमएल बेस्ड एक और सर्विसेज थी जिसको हम बोलते थे सोप बेस्ड वेब सर्विसेज, वो भी यूज होती थी, अभी भी होती है बैंकिंग सिस्टम में। लेकिन एंटरप्राइज एप्लीकेशन में जैसा जेसन ज़्यादा फेमस है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सएमएल यूज़ नहीं होता है, सोप बेस्ड सर्विसेज यूज़ नहीं होती है, यूज़ सब कुछ होता है। बड़े एप्लीकेशन के अंदर नहीं होगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में नहीं होगा, लेकिन बहुत से एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो इंटरनली वर्क करते हैं। जैसे बैंकिंग डोमेन में बैच प्रोसेसिंग हो रही है कि आज यहाँ पर एक मंथ एंड में हम क्या कर रहे हैं, सबको अपनी ट्रांजिशन रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं, एक बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो कि मंथ एंड में एग्जीक्यूट हो रही है। तो वो एप्लीकेशन क्या कर रही है कि मेलिंग कर रही है सभी को, ना वहाँ कोई क्लाइंट है, ब्राउज़र है, कोई ब्राउजर नहीं है, कोई वहाँ पर एंड यूजर नहीं है। जस्ट क्या कर रहा है, उनका एक सिस्टम है जो कि क्या क्या कर रहा है कि वो सबको वो मेल कर रहा है, वो एंड ऑफ द मंथ, या मैसेज कर रहा है यहाँ पर ये। तो कुछ ना कुछ तरीके से डेटा प्रोसेस हो रहा है इंटरनली। तो अब उनके डिमांड में जरूरी नहीं कि वो जो डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं और डेटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मशीन में, तो वो जेसन फॉर्मेट में कर रहे हैं। उनको यदि एक्सएमएल जमता है तो वो एक्सएमएल में करेंगे वो। तो वो वेब सर्विसेज का फॉर्मेट कोई सिग्मा रूल नहीं है कि यही होना चाहिए। जेसन इसलिए फेमस है कि हम लोग एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो वो वहाँ पर डेटा कंज्यूम करते हैं। तो जेसन को अडॉप्ट करता है इजीली, वो उनके एपीआई जो है वो जेसन फॉर्मेट को इजीली अडॉप्ट करते हैं। इसलिए जेसन ज़्यादा फेमस है, मार्केट में ज़्यादा चलती है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम में इंटरनली एक्सएमएल भी यूज़ होता है। तो अल्टीमेटली वेब सर्विसेज का काम है जस्ट डेटा को क्रिएट करने का। तुम एक्सएमएल फॉर्मेट में करो, जेसन फॉर्मेट में, ये मैटर नहीं करता है। जस्ट हमारा काम है डेटा क्रिएट करने का, उसको हम बोलेंगे वेब सर्विसेज। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो क्रिएट होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेब सर्विसेज प्लस वेब एप्लीकेशन, दोनों ही कॉम्बिनेशन में काम करते हैं।
जहाँ पर हमको व्यू की डिमांड है, हम एप्लीकेशन से व्यू निकाल लेंगे। लेकिन जहाँ पर हम लोगों को एक्सटर्नल सिस्टम को यदि हम लोग कॉल कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल के लिए कि हमारा एप्लीकेशन जो है बैंकिंग का, वो गवर्नमेंट का आधार कार्ड का सर्विसेज यूज़ करता है, वो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का सर्विसेज यूज़ करता है, वो इंटरनल जो उनकी मशीनें हैं वो वहाँ से डेटा को वैलिडेट करते हैं, हमको ऑथराइज करते हैं वो। तो उस केस में क्या होती है कि वेब सर्विसेज जो है वो कॉल होती है। तो एक एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज। तो यहाँ पर स्प्रिंग का क्या है, हमारे पास में रेस्ट मॉड्यूल है जो कि इस तरीके से यहाँ पर काम करेगा। फिर कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली यूज़र उसके अंदर एंट्री करेगा, यूज़र उसमें एंट्री करेगा, तो सबको एंट्री नहीं देना है, तो हमको क्या लगाना है उसके ऊपर, ऑथेंटिकेशन लगाना है। तो वहाँ पर हमारे पास में आता है स्प्रिंग का सिक्योरिटी, जहाँ पर हमको ऑथेंटिकेशन देना है, ऑथराइजेशन देना है, क्योंकि एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोग काफ़ी सारे एपीआई क्रिएट करते हैं, तो सभी कोई उसको एक्सेस नहीं कर ले, हमें स्पेसिफिक यूज़र के हिसाब से वो एपीआई का एक्सेस देना है। जैसे मैंने बताया था कि कॉलेज हमारे पास में आई कार्ड है, तो वी आर ऑथेंटिकेटेड फॉर एंटरिंग अवर कॉलेज प्रीमाइसेस। तुम कॉलेज के किसी भी जगह पर वहाँ पर कॉलेज में एंटर करने के लिए ऑथेंटिकेट तो हो, लेकिन तुम ऑथराइज नहीं हो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाने के लिए। अब प्रिंसिपल के रूम में डायरेक्ट नहीं एंटर कर जाओगे, तो तुम्हारे पास में आई कार्ड है, तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगी। और वैसे की वैसे क्या होता है एप्लीकेशन में, जब हम लोग एंटर करते हैं तो एक होता है ऑथेंटिकेशन, कि तुम सर्वर में तो एंटर कर गए, लेकिन हमारे पास में बहुत सारी एपीआई है उसके अंदर, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी वो डिपेंड करता है तुम्हारा रोल क्या है। ये अब तुम्हारा रोल स्टूडेंट का है तो तुम एंटर नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा यदि रोल है वो प्रिंसिपल का है तो कहीं पर भी एंटर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय है तो कहीं भी एंटर नहीं कर सकते, सीईओ है तो कहीं भी एंटर कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन क्या रोल क्या है कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं कि एरिया होते हैं एप्लीकेशन के अंदर एंटर करने के लिए। तो यदि हम लोग सॉफ्टवेयर लेवल पे देखें तो स्प्रिंग सिक्योरिटी को हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है कि तुमने एप्लीकेशन लेवल पर सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करी है। तो सिक्योरिटी मेंटेन जो होती है स्प्रिंग सिक्योरिटी से, हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पर सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। लेकिन किसी भी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी सिर्फ एप्लीकेशन लेवल पे ही नहीं होती है, सर्वर के लेवल पे होती है, नेटवर्क के लेवल पे होती है, एन ऑफ उसके अंदर एरिया रहेंगे जहाँ पर क्या होगी सिक्योरिटी होगी। जैसे कि ये एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन में मैंने ये यूआरएल हिट करी है मैंने यहाँ पर ये, और मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बैंकिंग का एप्लीकेशन भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एक एच टी टी पी की जगह पे हमको हमको यहाँ पर एच टी टी पी एस दिख रहा है यहाँ पर ये, तो एस का मतलब है सिक्योर। तो कोई भी पर्टिकुलरली वेबसाइट पर यहाँ पर जो एच टी टी पी एस यहाँ पर हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी के अंदर। तो जब भी हमारे पास में ये क्लाइंट है, क्लाइंट से क्या होगा जब डेटा जाएगा, तो डेटा जाता है तो ये ब्राउज़र के अंदर रहता है, ब्राउज़र के अंदर डेटा उसके बाद में नेटवर्क पे जाता है, नेटवर्क पे जाने के बाद में वो क्या होता है कि पूरा गेटवे पे राउटर पे ट्रेवल करता है ये। तो उसके बीच में हमारे पास में क्या होते हैं हैकर्स रहते हैं जो हमारे डेटा को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब भी डेटा नेटवर्क में गया तो हमारे मशीन से के अंदर, जब हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल ओएसआई मॉडल को क्या करते हैं फॉलो करते हुए डेटा हमारा क्या होता है नेटवर्क पे ट्रेवर्स करता है यहाँ पर ये। तो ये डेटा जो है वो हैकर्स रीड भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो हमको डेटा को क्या करना पड़ता है यहाँ पर इंक्रिप्शन परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये W3 स्कूल ये का वेबसाइट है। मान लो W3 स्कूल का वेबसाइट है यहाँ पर ये। अब इसका ये डेटा यहाँ पर जाएगा और हैकर उसको क्या कर लेगा रीड कर लेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कोई सेंसिटिव डेटा नहीं है, ये जस्ट ट्यूटोरियल है। लेकिन यहाँ पर ये बैंकिंग का एप्लीकेशन है, बैंकिंग का एप्लीकेशन यहाँ पर तुमने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला और वो बीच में क्या हो गया वो रीड हो गया वो, तो तुम्हारी सिक्योरिटी ब्रेक हो जाएगी यहाँ से। यूज़र आईडी पासवर्ड डाला और वो दिख गया वहाँ से, ये नेटवर्क में दिख गया, या फिर वो यहाँ से हम लोग ब्राउज़र को जब ओपन करते हैं यहाँ पर ये
डेटा को हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं नेटवर्क में कि क्या जा रहा है। कंट्रोल F12 ऐसा प्रेस करना है तो ओपन होगा। अ, तो हमारे ब्राउज़र से डेटा जो जाता है ये, तो हम यहाँ पर नेटवर्क में देख सकते हैं कि क्या हिट हुआ है ये। तो जो जो भी सर्वर पे कॉल हो रहा है तो उसके सारे के सारे यूआरएल हमको यहाँ पर दिखेंगे, क्या हिट हो रहा है हमारे पास में यहाँ ये। तो जो यहाँ हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं तो ये डेटा दिख रहा है पेलोड में, क्या रिक्वेस्ट में जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स में आ रहा है हमारे पास में ये। तो जब हम लोग इधर बैंकिंग में यदि करेंगे तो यूज़र आईडी पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए हमको इधर, क्या डाल रहे हैं। तो क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले जैसे ही हम लोग डेटा एंटर करते हैं, जैसे ही हम लोग सेंड करते हैं, तो हमारे पास में डेटा यहाँ पर क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होते हैं, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट रहते हैं। एसएसएल होते थे, अब होते हैं टीएलएस। तो वो सर्टिफिकेट हमको क्या करना पड़ते हैं कि ब्राउज़र के लेवल पे तो होते ही हैं, लेकिन हमको यदि ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं पर डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक वेब सर्विसेज से कैसे हम लोग डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक बैंकिंग डोमेन का डेटा यदि हम कहीं पर भेज रहे हैं वेब सर्विसेज के थ्रू या कहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें एप्लीकेशन के लेवल पे डेटा को एनक्रिप्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए सर्टिफिकेट लगते हैं यहाँ पर, ये परचेस करना पड़ते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट, टीएलएस सर्टिफिकेट। तो जैसे कि हम लोग गोडेडी पे हम लोग डोमेन परचेस करते हैं, मतलब एक वेबसाइट परचेस करी जहाँ पर तुम वेबसाइट बना रहे हो, तो वो पूछता है कि तुमको वेबसाइट सिक्योर करना है क्या, कि नहीं करना है। सिक्योर करना है मतलब कि डेटा सेंड करते समय क्या करना है कि तुमको सर्टिफिकेट जो है वो, सॉरी, डेटा को एनक्रिप्ट करना है क्या। यदि तुम्हारा एक सेंसिटिव एप्लीकेशन है, कुछ ऐसा डेटा है, तो तुमको सर्टिफिकेट जो है वो परचेस करना पड़ेगा उसको सिक्योर करने के लिए, और सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके भी यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी बहुत सही जगह पर होती है, नॉट ओनली अवर अवर कोडिंग लेवल। तो काफ़ी सारी जगह पे क्या होती है, एप्लीकेशन की जो होती है सिक्योरिटी होती है यहाँ पर ये। तो हम लोग एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी लगा रहे हैं यदि कोडिंग के लेवल पे, तो हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी से वो कोड से वो चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन हमें वहाँ पर यदि नेटवर्क का लेवल सिक्योरिटी लगाना है तो फिर हमको सर्टिफिकेट वहाँ पर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी लगाना है, सर्वर लेवल सिक्योरिटी लगाना है, तो हमें वहाँ पर एसएसएल सर्टिफिकेट लगेगा डेटा को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए। फिर यदि हमें आईपी एड्रेस लेवल पे भी सिक्योरिटी लगाना है तो वो नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी का पार्ट रहेगा वो, कि ये जो है वो आईपी एड्रेस यहाँ पर जो है वो एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर एक कोई सी भी जो है यहाँ पर मैंने फेसबुक ओपन कर लिया मेरे सिस्टम पे, तो चलेगा। अब ये फेसबुक में इंडस्ट्री के अंदर ओपन करता हूँ मैं, तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ के नेटवर्क में अलाउ ही नहीं है ये वाला डोमेन। वहाँ के नेटवर्क के अंदर यानी सिक्योरिटी मेंशन है, वहाँ जीमेल ओपन नहीं होगा, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी में लगा हुआ है जीमेल रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर ही। तो काफ़ी सारे लेवल पे सिक्योरिटी होती है जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताना पड़ती है। नॉट ओनली एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी, नेटवर्क का लेवल सिक्योरिटी होती है, सर्वर के लेवल पे सिक्योरिटी होती है वहाँ पर। तो अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी है, लेकिन हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी से जस्ट इंश्योर कर सकते हैं हमारे पर्टिकुलरली एप्लीकेशन लेवल के अंदर की सिक्योरिटी, की एप्लीकेशन के अंदर के एपीआई के लेवल पे क्या हमारे पास में सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी पार्ट के अंदर आता है हम हमारे पास में ये। अब ये जो हमारे पास में ये पर्टिकुलरली मॉड्यूल जो है ये, तो इन मॉड्यूलों के टॉप पर हमारे पास में जो है वो स्प्रिंग बूट बना हुआ है यहाँ पर ये। अब स्प्रिंग बूट के पास में क्या है कि काफ़ी सारे फीचर है हमारे पास में ये। यहाँ पर मेन फीचर जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का है। तो स्प्रिंग एमवीसी का जो एप्लीकेशन है, स्प्रिंग सिक्योरिटी का, स्प्रिंग रेस्ट का जो है वो यहाँ भी क्रिएट होगा, यहाँ भी क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लगेंगे, काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में लगेगा। यदि हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज़ करते हैं
तो हमें यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी एक्चुएटर की, हमें यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी प्रोडक्शन रेडी एनवायरनमेंट, हमारे पास में एक्चुएटर रहते हैं, हमारे पास में यहाँ पर एम्बेडेड डेटाबेस मिलेगा हमको, एम्बेडेड सर्वर मिलेगा, जिससे कि हमारे क्या होते हैं कि एफर्ट क्या होते हैं हमारे पास में, क्या होते हैं कम लगते हैं। अब स्प्रिंग एमवीसी को यदि यूज़ करोगे तो फिर टॉमकेट को अलग से इंस्टॉलेशन करो, फिर स्प्रिंग एमवीसी का एप्लीकेशन डालो। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग बूट वाला मॉड्यूल का यूज़ करके भी हम लोग स्प्रिंग एमवीसी क्रिएट करते हैं, स्प्रिंग रेस्ट क्रिएट करते हैं। तो हमें यहाँ पर एफर्ट कम लगाना है, काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन देना है हमें, काफ़ी सारे क्या रहेगा, हमारा एप्लीकेशन जो है काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। ये एज ए डेवलपर तो एटलीस्ट हम लोग जो है बिजनेस लॉजिक जल्दी से राइट कर लेंगे यहाँ पर। ये ए- फिर यही मॉड्यूल जो यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं सेम स्प्रिंग बूट की हेल्प से, लेकिन स्प्रिंग बूट में क्या है कि काफ़ी फास्ट तरीके से हमारे पास में डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। ये फिर स्प्रिंग का हमारे पास में डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए स्प्रिंग का जेडीबीसी मॉड्यूल है। स्प्रिंग का हमारे पास में यदि नो एसक्यूएल डेटाबेस है, सॉरी, हमारे पास में जो है वो नॉट ए नो एसक्यूएल ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, यहाँ पर क्या है कि हमें एसक्यूएल क्वेरी राइट नहीं करना है, हमें जो है वो जस्ट जावा कोड राइट करना है, वो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल में कन्वर्ट होगा वो। तो हम लोग हमारे पास में है ओ आर एम टूल हाइबरनेट, जो कि ऑटोमेटिकली स्प्रिंग के अंदर लगा हुआ है हाइबरनेट ये। तो डेटाबेस से जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें एसक्यूएल मैन्युअली एसक्यूएल भी कोडिंग के लेवल पर राइट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें एसक्यूएल राइट नहीं करना है, हमारे पास में जो है वो यहाँ पर वो जावा ऑब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल में कन्वर्ट होते हैं ओ आर एम टूल में। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से मतलब रखते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे डेटाबेस का सिंगल सॉल्यूशन है हमारे पास में स्प्रिंग बूट के अंदर, जिसके अंदर आता है स्प्रिंग डेटा, डेटा मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये जेडीबीसी ओ आर एम सब सपोर्ट करता है ये, जितने भी टाइप के हमारे पास में डेटाबेस है, लाइक मोंगो डीबी, ये नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस की कैटेगरी में आता है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमेशा टेबल के फॉर्मेट में तुमको डेटा दिखेगा डेटा, और नॉन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि डेटा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डेटा ये जेसन के फॉर्मेट में है, ये डेटाबेस में स्टोर तो हो रहा है लेकिन ये जेसन के फॉर्मेट में है ये। तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर क्या है, हर चीज़ टेबल में परफॉर्म होती है स्ट्रक्चर डेटाबेस में। तो स्प्रिंग डेटा के अंदर जितने भी हमारे पास में डेटाबेस से रिलेटेड वर्क होते हैं या कैशिंग से रिलेटेड वर्क होते हैं, जो कि डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो स्प्रिंग डेटा के अंदर ही डाल जाए यहाँ पर। ये जैसे कि मैंने बताया कि इनने क्या करा है कि अपने अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिए स्प्रिंग बूट के अंदर। तो अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिए जो कि स्प्रिंग बूट के अंदर डेवलप्ड है वो। तो हमारे पास में काफ़ी सारे क्या होते हैं, एफर्ट क्या हो जाते हैं यहाँ पर, कम हो जाते हैं यहाँ पर ये। फिर स्प्रिंग का ही जो है वो क्लाउड मॉड्यूल है हमारे पास में। तो यहाँ पर वो स्प्रिंग बूट के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पर ये एक तरीके से मॉड्यूल है, ये स्प्रिंग का एक मॉड्यूल है यहाँ पर ये। तो वो यहाँ पर हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है वो स्प्रिंग क्लाउड के अंदर आते हैं, ये एक्चुएटर्स, ये यहाँ पर जितने भी हमारे पास में सर्वर है ये। रजिस्ट्री सर्वर, एडमिन सर्वर, ये स्प्रिंग क्लाउड के अंदर आते हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट। तो चीज़ें क्या है कि अभी के सिनेरियो में जो है वो रेडीमेडेड क्या है हमारे पास में अवेलेबल है, ये चीज़ें क्या रेडीमेड अवेलेबल है ये। जस्ट हमको बिजनेस लॉजिक पे फोकस करना है, जो क्लाइंट ने बोला है हमको उस पर फोकस करना है। और बाकी चीज़ें क्या रहेगी, वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन में आ जाएगी, बस उसके लिए थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन लगता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन हट गया, कॉन्फ़िगरेशन का जो काम है वो कम हो गया, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा स्प्रिंग बूट जो है वो प्रोजेक्ट है ये, जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कोई और एडवांस किया, और सारे मॉड्यूल जो है जो कि स्प्रिंग के मॉड्यूल है एक्चुअली में वो, उसको क्या कर रहा है कि यहाँ पर वही क्रिएट होंगे, कम एफर्ट के साथ में होंगे यहाँ पर।
तो अब स्प्रिंग के सारे मॉड्यूल जो है वो एकदम स्प्रिंग बूट के अंदर नहीं आ जाते। अब जब स्प्रिंग बूट आया तो जो भी नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए फ्रेमवर्क या नए नए जो भी सॉफ्टवेयर जिसके साथ स्प्रिंग का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो उसी को स्प्रिंग बूट के साथ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब उसके लिए अलग से स्प्रिंग फ्रेमवर्क के मॉड्यूल नहीं बढ़ा रहे हैं, उसको स्प्रिंग बूट के साथ ही क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड करते हुए क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। अभी हमें क्या करना है कि स्प्रिंग के साथ में जो है वो एआई को हमको क्या करना है कि यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, चैट जीपीटी या डीप सीक, तो हम कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर ही। तो जो भी हमारे पास है मॉड्यूल है, हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। अब ये स्प्रिंग बूट के अंदर स्प्रिंग बेच, यहाँ पर हम बहुत सारे रिकॉर्ड को एक साथ में क्या करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो अभी के समय में पूरा डेवलपमेंट जो होता है वो स्प्रिंग बूट के अंदर होता है, लेकिन एटलीस्ट स्प्रिंग बूट को अंडरस्टैंड करने के पहले एटलीस्ट हमें स्प्रिंग कोर का नॉलेज चाहिए, क्योंकि ये टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर क्रिएटेड है। स्प्रिंग एमवीसी का नॉलेज चाहिए, स्प्रिंग का जो है वो जेडीबीसी का नॉलेज चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम मिनिमम किसी भी एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि लेयर्स के फॉर्म में हम लोग हमेशा हमेशा एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो अलग अलग लेयर पे जब टेक्नोलॉजी काम करती है, तो वो एटलीस्ट पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कैसे काम कर रही है, जब हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं, फिर जब हम उसको स्प्रिंग बूट में देख रहे हैं तो क्या हमारा काम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमको क्लियर हो जाता है यहाँ से ये कि हम लोग थोड़ा स्प्रिंग फ्रेमवर्क को लर्न करने के बाद में स्प्रिंग बूट में जंप करते हैं, तो हम मोर क्लियर रहता है यहाँ पर। इसलिए इंटरव्यू में क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग बूट, क्या डिफरेंस आया। फिर डिफरेंस बताने के बाद होता है कि यदि हमारा कोई एप्लीकेशन स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर ऑलरेडी है तो उसको स्प्रिंग बूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या ये पॉसिबल है डायरेक्टली कन्वर्ट करना यहाँ पर कि ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बना हुआ है तो स्प्रिंग बूट में कर लेंगे हम उसको, ये उसको माइग्रेशन करना हो तो पॉसिबल है क्या यहाँ पर ये। पर हमको क्या लगता है ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का है, हम यस बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्प्रिंग बूट डिफरेंट है एज कम्पेयर ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, उसके अंदर है वो। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है, जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहे हैं, उसको एनालिसिस करके रिमूव तो करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास में आता है, तो ये उसके मॉड्यूल है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने के पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस फ्रेमवर्क क्या है। और फ्रेमवर्क जो हमारे पास में होता है एक तरीके से वो होता है सेमी डेवलप्ड कोड। ये सेमी डेवलप्ड कोड है जिसमें काफी सारा कोड जो है वो हमारे पास में पहले से अवेलेबल है। तो फ्रेमवर्क के पहले हम क्या लर्न करते हैं, टेक्नोलॉजी। तो फ्रेमवर्क जो होता है वो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ होता है। अब टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है हमारे पास में, जावा की टेक्नोलॉजी है J2 AC, जिसके अंदर जावा का सिंटेक्स क्या है, जावा के अंदर के एपीआई कौन से, रिलेटेड टू थ्रेड, रिलेटेड टू कलेक्शन, रिलेटेड टू आयो। तो J2 AC की हमारे पास में टेक्नोलॉजी जो है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्शन, थ्रेड, जावा के सिंटेक्स जो है वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास में क्या है, J2 AA टेक्नोलॉजी, जिसमें के अंदर सर्वलेट, JSP यूज़ नहीं करते हैं, अब आउटडेटेड है सर्वलेट, JSP। फिर जो हमारे पास में डेटाबेस से रिलेटेड जो एपीआई आते हैं वो भी J2 AC का ही पार्ट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल मशीनें कम्युनिकेशन में आ जाती है, वो कहाँ पर आ जाता है, हमारा J2 EE वाले मॉड्यूल में आ जाता है, एंटरप्राइज एडिशन। मतलब जहाँ पर मल्टीपल मशीनें कम्युनिकेट कर रही है, जहाँ पर हमारा काम सिंगल मशीन पे हो रहा है, हम वहाँ पर क्या करते हैं कि J2 AC का हम लोग वहाँ पर बोलते हैं जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, ऐसे एपीआई। लेकिन जहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल मशीनें रोल में आती है,
वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, J2EE का काम यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होना चाहिए, कोई हमारे एप्लीकेशन को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है यहाँ पर ये, विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र या विद द हेल्प ऑफ अदर मशीन। तो यहाँ पर हमारे पास में आते हैं वेब सर्विसेज। तो ये जो भी अभी के समय तो क्या है कि हमारे पास में जो है वो वेब सर्विसेज क्विकली क्रिएट होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें, जावा में जब वेब सर्विसेज वाले कॉन्सेप्ट आते थे, तो उसको उसके एपीआई को वो इस फॉर्म में देते थे, जाक्स डब्ल्यू एस, जाक्स आर एस, जाक्स आरपीसी, ऐसी टेक्नोलॉजी थी वेब सर्विसेज के लिए। अभी तो रेडीमेडेड क्विकली क्रिएट होती है, बट वो जब स्टार्ट हुई थी टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उस तरीके से आती थी यहाँ पर ये जाक्स पी, ये अंदर के एपीआई थे उसके ये। तो जिनका काम था मार्शलिंग एंड मार्शलिंग करने का, जावा के ऑब्जेक्ट को एक्सएमएल में, जावा के ऑब्जेक्ट को जो है वो जेसन में कन्वर्ट करने के जो एपीआई होते हैं वो जैसे ही आते हैं, वो जाक्स पी एपीआई, जाक्स बी एपीआई, जो कि वेब सर्विसेज के अंदर यूज़ करते हैं। तो रेस्टफुल वेब सर्विसेज के लिए हमारे पास में था जाक्स आर एस टेक्नोलॉजी, सोप बेस्ड वेब सर्विसेज के लिए था हमारे पास में जाक्स डब्ल्यू एस टेक्नोलॉजी। तो ये सब टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एक स्पेशल पर्पस होता है। तो सर्वलेट का पर्पस है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए, फिर जेएसपी का जो पर्पस है सर्वर साइड पेज को क्रिएट करने के लिए, जो कि क्लाइंट के साइड में जाने वाला है। यहाँ पर ये वेब सर्विसेज का काम है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करें। जब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करती है उसको हम लोग बोलते हैं वेब सर्विसेज। तो उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी थी। यदि उनका कम्युनिकेशन हो रहा है बीच में, यदि एक्सएमएल कम्युनिकेट हो रही है तो हम लोग उसको बोलेंगे जाक्स डब्ल्यू एस में। यदि उनके बीच में रेस्टफुल का कम्युनिकेशन हो रहा है, जेसन फॉर्मेट में डेटा जा रहा है, तो हम उसको आरएस बोलते बोलते थे, रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में। रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट मतलब ये होता था कि किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हो, नॉट ओनली जेसन, एक्सएमएल भी दे सकते हैं। लेकिन क्या होता था कि जब सोप बेस्ड वेब सर्विसेज था उसका फॉर्मेट स्पेसिफिक था यहाँ पर, इसलिए उसको जाक्स डब्ल्यू एस कैटेगरी में बोलते थे। फिर एक था यहाँ पर ये आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो हमको यदि कुछ कोई सा मेथड कॉल करना है स्पेसिफिकली इन केस ऑफ ईजेबी, तो वहाँ पर आरपीसी होता था। बट अभी के समय में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो रेस्टफुल क्रिएट करते हैं, और जो कि क्विकली क्रिएट होता है। तब ये फ्रेमवर्क के पीछे क्या होता है, टेक्नोलॉजी काम करती है यहाँ पर ये। तो फ्रेमवर्क इज ए सेमी डेवलप्ड कोड जिसके अंदर रेडीमेडेड कोड अवेलेबल है। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी भी लगी रहेगी उसके अंदर क्या लगे रहेगा, डिज़ाइन पैटर्न भी लगे रहेगा यहाँ पर। जब हम लोगों के पास में क्या है कि कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल है तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी है, उसके अंदर डिज़ाइन पैटर्न भी है। तो हमें चीज़ें जो फ्रेमवर्क में मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल मिल रही है, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग रेस्ट। तो ये सब जो है वो टेक्नोलॉजी पे ही कोड क्रिएटेड है, लेकिन उसके अंदर डिज़ाइन पैटर्न भी लगे हुए हैं। हमको स्पेसिफिक डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करते हो, हम लोग क्या कर रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। अब स्प्रिंग एमवीसी में क्या है, एमवीसी वाला डिज़ाइन पैटर्न लगा हुआ है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये डिज़ाइन पैटर्न है ये एमवीसी। तो डिज़ाइन पैटर्न जो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग ऑफ फोर। तो डिज़ाइन पैटर्न का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम हाउस बिल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कि हमारे पास में मटेरियल है और हमने सीधे हाउस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे, हम लोग सिविल इंजीनियर के पास में जाएंगे, फिर हम एक आर्किटेक्ट के पास में जाएंगे, हम लोग उससे क्या करवाएंगे, डिज़ाइन क्रिएट करवाएंगे, हमें रिक्वायरमेंट बताएंगे, उसके हिसाब से कैसे कैसा हमारा स्ट्रक्चर होगा, कैसा हमारा उसके अंदर क्या क्या लगेगा मटेरियल में, क्या क्या हमारा कॉस्ट होगा, वो सब एवोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मटेरियल हमने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया, हमको प्लानिंग करना पड़ती है। वैसे क्या होता है जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमें उसके लिए प्लानिंग करना पड़ती है कि हम, तो उस पर्टिकुलरली प्लानिंग में हमें क्या करना है कि जावा क्लासेस क्रिएट करना है, तो कैसे कैसे क्लासेस क्रिएट होगी, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करेंगे,
बाद में सर्वर पर डिप्लॉयमेंट होगा, कैसा दिखेगा, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन कोडिंग के लेवल पे प्लानिंग करना पड़ती है। तो डिज़ाइन पैटर्न इज ए कॉमन सॉल्यूशन। डिज़ाइन पैटर्न है वो एक तरीके के सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जितने भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट हुए हैं उनको ऑब्जर्व करके यहाँ पर क्या हुआ है कि एक टीम ने क्या कर रहा है कि उनको देखा कि कौन सी चीज़ें कॉमन है। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज अ कॉमन, जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये कॉमन थिंग है। ये ऑब्वियसली बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हमारा काम होता नहीं है। फिर हम क्लास को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, जब हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो उसका एंट्री पॉइंट कैसे होना चाहिए कि वो दूसरे डेवलपर को कर रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए वहाँ से ही। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके, जो कि एप्लीकेशन के लेवल पे चैलेंजेस रहते हैं, उसको ऑब्जर्व करके क्या हुआ है कि उसका जो कॉमन सॉल्यूशन है कि जब एप्लीकेशन क्रिएट करो तो ये चीज़ों को ध्यान में रखो। जैसे कि जैसे मैंने बताया कि बिजनेस लेवल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो वो सिंगलटन होना चाहिए, क्योंकि उनको अननेसेसरी क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लॉजिक सेम ही है उसके अंदर, सभी के अंदर। अननेसेसरी अगला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे तो लॉजिक तो सेम ही रहना है। तो बिजनेस रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑलवेज सिंगलटन होना चाहिए। लेकिन जो पोजो क्लासेस रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट रहेंगे जिसमें सिर्फ डेटा रहेगा, उसको मल्टीपल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इट विल बी पार्ट ऑफ द अवर कलेक्शन, अवर डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अलग अलग डेटा रहेगा। हम लोग उसको डेटाबेस से फेच करेंगे, तो उसको उठा के हमको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट में रखना है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में, जिसमें अलग अलग डेटा है, उसको एक कलेक्शन में हमको पुट करना है। वहाँ पर हमको प्रोसेस करवाना है उसको सर्वर पर। तो एक गुड डिजाइन पैटर्न हमारे पास में रहेगा यहाँ पर ये। तो ये जब भी फ्रेमवर्क क्रिएट होता है तो उसके बिहाइंड द सीन टेक्नोलॉजी होती है, उसके बिहाइंड द सीन क्या होते हैं, हमारे पास में एक डिजाइन पैटर्न होते हैं, उसके बिहाइंड द सीन क्या होते हैं, हमारे पास में सॉलिड प्रिंसिपल होते हैं। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजाइन पैटर्न कौन से हमने यूज किए प्रोजेक्ट में, क्या पर्पस था, ये ये डिजाइन पैटर्न कहाँ पर क्यों यूज किया है। फिर बाय डिफॉल्ट मुंह से सिंगलटन ही निकलता है, अदर डिजाइन पैटर्न बोलते नहीं है, बट दूसरे भी बोलना चाहिए। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है। अब हम बोलते हैं हमने यूज नहीं किए, बट तुमने किसी भी फ्रेमवर्क पे काम किया है तो तुमने यूज किया है उसका, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली किया है, क्योंकि फ्रेमवर्क जो होते हैं वो डिजाइन पैटर्न पे ही काम करते हैं। यदि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं या स्प्रिंग का कर रहे हैं, तो हम कॉन्फ़िगरेशन पास कर रहे हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ वन डिज़ाइन पैटर्न। उसके पीछे क्या होगा कि एक डिज़ाइन पैटर्न लग रहा है वहाँ पर एक ये। तो मैं स्प्रिंग के केस में बताऊंगा कि जब हम कोड कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन सा डिज़ाइन पैटर्न लग रहे हैं। वो कोड को एग्जीक्यूट होते समय इवन हमने वो डिज़ाइन पैटर्न हम लोग राइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रेमवर्क के अंदर यूज हो रहे हैं, वो डिज़ाइन पैटर्न नहीं है। तो वो पहले एप्लीकेशन में वो डिज़ाइन पैटर्न लगना चालू हो जाएगा वहाँ पर। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज अ सेमी डेवलप्ड कोड, जिसके पास में क्या होता है, सॉल्यूशन रहता है हमारे पास में ही, कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास में कोड अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में है जो वो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क है जो कि डेटाबेस में यूज होता है, स्टर्स फ्रेमवर्क है जो कि हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता है। जो फ्रेमवर्क जो होता है वो सेमी डेवलप्ड कोड होता है, और फ्रेमवर्क जो होता है वो हमें क्या करता है, वो प्रोवाइड कॉमन लॉजिक। तो किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने में जो भी चीज़ें कॉमन रहती है, जैसे कि हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे, तो ऑलवेज हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन लेंगे, तो ये कॉमन थिंग है, ये सारे एप्लीकेशन में होना ही है। तो जहाँ पर चीज़ें कॉमन रहेगी तो उसके लिए हमको सोर्स कोड बार बार राइट नहीं करना पड़े। डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए हम लोग कनेक्शन पूलिंग को करते हैं, तो उसके लिए हमको सोर्स कोड बार बार राइट नहीं करना पड़े। तो उस केस में हम लोग क्या है कि फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, तो हमें एडिशनल एफर्ट नहीं लगाना पड़ते। अब यही प्रोग्राम को जेडीबीसी में करो, डेटाबेस से हमको कनेक्शन करना है, तो बार बार वो स्टेप को कॉल करना पड़ता है, लोड द ड्राइवर गेट द कनेक्शन, लोड द ड्राइवर गेट द कनेक्शन। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि कनेक्शन स्टेब्लिश करने के बाद में अपना परफॉर्म करते हैं, फिर हम लोग क्लोज करते हैं उसको। लेकिन फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं
तो उसके अंदर काफ़ी सारे क्या क्रॉस कटिंग कंसर्न लगे हुए रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हमारे बिजनेस लॉजिक को कॉल करते हैं, जो इससे हम लोग डेटाबेस से ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब कनेक्शन को क्रिएट करना, क्लोज करना, वो हमारा फ्रेमवर्क देख लेगा, वो उसके अंदर वो सॉल्यूशन पहले से डले हुए ही है। तो हमको फ्रेमवर्क जो है वो कॉमन बिजनेस लॉजिक जो है वो हमको वो प्रोवाइड करता है, और हमको फोकस कहाँ करना है, ओनली हमारे बिजनेस लॉजिक पे। बिजनेस लॉजिक मतलब जो हमारा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, जिस जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो एप्लीकेशन के लेवल पे काफ़ी सारे क्या होते हैं हमारे पास में कॉमन जो है वो लॉजिक रहेंगे, जो हमारा फ्रेमवर्क हैंडल कर लेगा, और हमको जो फोकस करना है वो हमें बिजनेस लॉजिक पे जो है वो फोकस करना है। तो हमको, हम लोग फ्रेमवर्क लर्न कर रहे हैं, तो स्प्रिंग इज ए वन ऑफ देम। तो मैंने इसकी एक हिस्ट्री है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क कब आया। स्प्रिंग फ्रेमवर्क है हमारे पास में वो 2012-13 के अराउंड आना स्टार्ट हुआ था। 13-14 में ही वो फ्रेमवर्क आया है। उस समय के स्टड्स जो है वो बूम में चल रहा था, ज़्यादा फेमस था। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब आया, जब उसके पास में इतने मॉड्यूल नहीं थे, बट धीरे धीरे स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि काफ़ी सारे मॉड्यूल क्रिएट करे, वो जो कि सारी लेयर्स पे काम करते थे। तो धीरे धीरे यहाँ पर ये देखा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क से हम लोग जो लेयर्स के ऊपर जो है वो अलग अलग मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं एक ही फ्रेमवर्क से। तो हमें मल्टीपल फ्रेमवर्क को इंटीग्रेशन करने की या मल्टीपल टेक्नोलॉजी को हमको इंटीग्रेट करने की वो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क से क्या हुआ कि हमें जो है वो है यहाँ पर एडवांटेज था यहाँ पर, कि हमको अलग अलग लेयर पर अलग अलग फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। ये तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी ज़्यादा यूज़ होने लगा और वो फेमस हो गया। वो धीरे 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 करके स्टड्स जो है वो एलिमिनेट ही हो गया मार्केट से। स्टड्स के ऊपर कोई डिमांड नहीं है अब। लेगेसी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट अभी क्रिएट होते हैं वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्रिएट होते हैं। तो स्प्रिंग क्या है, उसमें से वन ऑफ देम जो है वो फ्रेमवर्क है ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो हमें वो मॉड्यूल के फॉर्मेट में मिलता है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है ये ये जो है ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। अब ये फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब ये है कि कोई फ्रेमवर्क को हम यूज़ करते हैं तो उसकी हम लोग सेट ऑफ लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं उसके लिए। इसके लिए हमको क्या चाहिए रहती है, सेट ऑफ लाइब्रेरी, जिसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास में क्या है कि जो वो कोड है वो ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। उसके टॉप ऑफ दैट हमारे हम लोग सोर्स कोड को राइट कर सकते हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करते समय, तो ये मैं हमेशा ही क्रिएट करता रहूँगा ये, क्योंकि ऑलवेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में विजुअलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ें विजुअलाइज होती रहे, जो भी डेवलपमेंट करते हैं तो उसकी थिंकिंग होना जरूरी है कि किस तरीके से डेटा का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में लेयर है बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर या एपीआई लेयर। प्रेजेंटेशन में पेज जाएगा यहाँ से प्रोसेस होके, और एपीआई लेयर में क्या होगा, जस्ट डेटा जाएगा। तो कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। तो प्रेजेंटेशन लेयर या एपीआई लेयर, कुछ भी यहाँ पर हम लोग उसको बोलते हैं। यहाँ पर होता है हमारे पास में सर्विस लेयर। ये हमारा जो है वो है परसिस्टेंस लेयर, जहाँ से हम लोग डेटा को क्या करते हैं कि परसिस्ट करने का लॉजिक राइट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये लेयर्स है यहाँ पर ये। अब क्या है कि जब भी हम इन सारी लेयर्स के ऊपर क्या करते हैं, क्लासेस को राइट करते हैं। तो राइट करते समय क्या करते हैं कि जब हम लोग सोचते हैं तो एसी क्लासेस को हम लोग कहाँ पर लेते हैं, जैसे कंट्रोलर पैकेज के अंदर लेते हैं यहाँ पर ये।
जब हम कोड राइट करते हैं यहाँ पर, ये एसी क्लासेस को हम लोग सर्विस पैकेज के अंदर राइट करते हैं, और एसी क्लासेस को हम यहाँ पर जो है वो एज ए डाउ क्लास बोलते हैं, और स्प्रिंग बूट के केस में हम लोग बोलते हैं उसको रिपोस्ट्री। तो हमारे जो क्लास की जो पैकेजिंग होती है वो इन एरिया में हमारे पास में पैकेजिंग होती है यहाँ पर, जब भी हम क्लास की पैकेजिंग करते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि जब हम लोग पर्टिकुलरली क्लासेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो पहली चीज़ है होती है एप्लीकेशन के लेवल पर ऑब्जेक्ट का क्रिएशन। जब भी एप्लीकेशन रन होगा तो हमारे पास में क्या होगा यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होना, क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो कोड जावा से ही हम लोग लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। तो न्यू ऑपरेटर का यूज़ करो और ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। और हमारे पास में एक है क्लास, इस तरीके से हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, टेस्ट टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्लास के आगे तुमको क्या करना है, न्यू कीवर्ड लगाना है, पैरेंथेसिस लगाना है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होना मतलब क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का मतलब ये होता है, हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का मतलब ये कि समथिंग क्रिएटेड इनसाइड द मेमोरी। तो तुमने जो भी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मतलब उससे रिलेटेड जो भी वेरिएबल है वो मेमोरी में क्रिएटेड हो गए। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का मतलब ये कि उस क्लास के अंदर हमने जो भी डिफाइन किया है, तो वो एज ए उसके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई, उसके अंदर डेटा आ गया, मतलब समथिंग इनसाइड द मेमोरी, समथिंग इनसाइड द अवर जेवीएम, और जेवीएम का हमारे रैम के अंदर है। तो ये जो सारी की सारी जो हमारे पास में ये क्लासेस है, तो इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस रहेगी हमारे पास में, कंट्रोलर के लेवल पर, सर्विस के लेवल पे, हमारी रिपोजिटरी के लेवल पे, यहाँ पर ये जितने मॉड्यूल रहेंगे बेस्ड ऑन मॉड्यूल हमारे पास में क्लासेस रहेगी। तो ऑब्वियसली बात है क्लासेस रहेगी तो उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उन पर्टिकुलरली क्लासेस के। तो ये हमारे पास में जो क्लासेस रहेगी यहाँ पर, ये बिजनेस क्लास की कैटेगरी में आएगी। तो ये यहाँ पर उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे हमारे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो किसी का भी एक क्लास हो सकता है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन यहाँ पर देखो तो इसको मान के चलो कि ये ऑर्डर सर्विस में, यूज़र सर्विस में, पेमेंट सर्विस में अलग अलग हमारे पास में बिजनेस लॉजिक राइट है जिसके यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। तो पहली तो चीज़ है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होना। तो यहाँ पर मान लो 50 क्लास है, यहाँ पर 50 क्लास है, यहाँ पर 50 क्लास है, मतलब 150 क्लासेस है विद इन द एप्लीकेशन। 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है, यदि हम करें मैन्युअली, हम नहीं फ्रेमवर्क का यूज़ करें, यदि हम खुद करें, हम लोग खुद कोर जावा, एडवांस जावा का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, हम फ्रेमवर्क का नहीं कर रहे, हम टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट खुद तो क्रिएट करना है, फिर न्यू का यूज़ करके खुद तो क्रिएट करना पड़ेगा इन ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं पर। तो कौन एफर्ट लगाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, हम एफर्ट लगाएंगे यदि हम लोग टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं तो क्रिएट द ऑब्जेक्ट इज अ कॉमन टास्क फॉर एनी एप्लीकेशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना जो है वो कॉमन थिंग है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तुम्हारे पास में क्लास है तो ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ही होगा ही। अब वो हम क्रिएट करेंगे, यदि हम लोग टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, बनाओ एप्लीकेशन सिंपल जावा के अंदर, सर्वलेट के अंदर, खुद से बनाओ एप्लीकेशन ये, तो खुद को यहाँ पर एफर्ट लगाना है। अब मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं कोर जावा के बाद एडवांस जावा में एप्लीकेशन खुद ही क्रिएट करता हूँ। तो कुछ ऐसे यूज केस लेता हूँ कि यहाँ पर हम लोग पूरा एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं लेयर्स में, तो सारे एफर्ट खुद ही लगा रहे हैं, क्लासेस खुद ही राइट कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट भी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, क्लास को सिंगलटन भी खुद ही बना रहे हैं यहाँ पर ये। तो इट इज़ ए कॉमन फॉर एनी एंटरप्राइज एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उसको क्रिएट करने का भी लॉजिक राइट करना पड़ेगा। न्यू क्लास नेम, उस वो उसको वहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ भी उसको क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर ये। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद में दूसरी चीज़ आती है ऑब्जेक्ट कोलोब्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में घूम जाते हैं।
तो ऑब्जेक्ट का हम लोग जो जब कोलोब्रेशन करते हैं, ऑब्जेक्ट कोलोब्रेशन का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट का आपस में कम्युनिकेशन करवाना। तो दो ऑब्जेक्ट का आपस में कम्युनिकेशन करवाना, इट इज कॉमन थिंग। ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करना है, ऑब्जेक्ट का आपस में कम्युनिकेट भी करवाना है। तो ऑब्जेक्ट के कम्युनिकेशन दो तरीके से होते हैं हमारे पास में। एक होता है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इज ए रिलेशनशिप। एक क्लास को इनहेरिटेंस परफॉर्म कर दो दूसरे क्लास में, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट का कम्युनिकेशन होता है। और एक हमारे पास में होता है हेज ए रिलेशनशिप। तो हमारे पास में एक एक क्लास है ये ए। एक क्लास है हमारे पास में। और दूसरी क्लास है हमारे पास में बी। क्लास बी। अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है ये, सब इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक है हमारे पास में क्लास है, एक है हमारे पास में क्लास बी। अब हमें क्या करना है कि हमें उनका कोलैबोरेशन करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है आपस में। तो पहला तरीका है हमारे पास में इज ए रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कोर जावा में जो हमारा इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट जो आता है, वो इज ए काइंड ऑफ आवर इज ए रिलेशनशिप। तो एक तो हमारे पास में ये वाला रिलेशन हो गया, जिसको हम बोलते हैं एज ए इज ए रिलेशनशिप। तो मतलब आप ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर दूसरा तरीका हमारे पास में ये वाला होता है, जहाँ पर हमारे पास में क्लास बी है, और हम एक क्लास को ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसके अंदर क्रिएट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हेज रिलेशनशिप। इसी में कैटेगरी आती है हमारी एग्रीगेशन, कंपोजिशन। तो ये होता है ईज है जहाँ पर हम लोग इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं। और ये होता है हमारा हेज रिलेशनशिप, जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो दो अलग अलग क्लास क्रिएटेड करेंगे, तो जब हम रन टाइम पे क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, तो इनके ऑब्जेक्ट क्या करेंगे आपस में, बाद में वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे आपस में। ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करेगा। जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। जावा के अंदर सारा के सारा लॉजिक एक जगह पर राइट नहीं रहता है। इट इज़ नॉट ए प्रोसीजर ओरिएंटेड। ये सी लैंग्वेज नहीं है प्रोसीजर ओरिएंटेड की, सारी जगह एक जगह से है और वहीं से सारी की सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही है। जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं डायनेमिकली, फिर बाद में वो ऑन डिमांड वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं एक दूसरे से, वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए ये दो अप्रोच है, एज है या हेज है। तो इट इज़ ए कॉमन फॉर द एप्लीकेशन। हम लोग ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, उसको कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन करने की हमारे पास में ये अप्रोच है। अब ये हेज रिलेशनशिप में ही आता है हमारे पास में एग्रीगेशन, कंपोजिशन, और एक और आता है एसोसिएशन। तो ये इसी के अंदर आते हैं वो, जहाँ पर इनके बीच में स्ट्रांग रिलेशनशिप रहती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, या वीक रहती है। तो उसी के बेस पे कैटेगराइज किए हुए हैं, उसको बताऊंगा मैं, पूछते हैं ये चीज़ें इंटरव्यू में। तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट का क्रिएट होना और ऑब्जेक्ट का कोलैबोरेट करना,
यहाँ पर ये। तो जब हम लोग एप्लीकेशन को लेयर्स के फॉर्मेट में जब सोचते हैं, अभी तो हम लोग ने सिंपल तरीके से सोचा, लेकिन जब हम लोग उसको लेयर्स के फॉर्मेट में सोचते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, एक लेयर दूसरे लेयर से कम्युनिकेट करती है। हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो सर्विस लेयर से कम्युनिकेट करेगा, सर्विस लेयर है हमारे डेटाबेस लेयर से या परसिस्टेंस लेयर से हमारा कम्युनिकेट करेगा। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ, हम यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं हमारा हेज रिलेशनशिप विथ इन द लेयर। जब हम लोग लेयर बेस पे कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर हेज रिलेशनशिप को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर जब इंटरनली इसी लेयर के अंदर हमारे पास में कभी कॉमन बिजनेस लॉजिक रहते हैं यहाँ पर। अब कॉमन बिजनेस लॉजिक रह सकते हैं, जैसे कोई बैंकिंग का एप्लीकेशन है और एक कस्टमर है, कस्टमर की एक इन्फॉर्मेशन है, अब उसी कस्टमर का लोन से रिलेटेड भी हमारे पास में एक अकाउंट चल रहा है, उसी कस्टमर का सेविंग अकाउंट भी चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जब उसकी लोन की डिटेल बनाएंगे या जब हम लोग उसकी सेविंग अकाउंट की डिटेल बनाएंगे तो उसमें कस्टमर की डिटेल को भी हमको चाहिए। तब उसमें मल्टीपल टाइम हम उसको क्रिएट नहीं कर रहे, उससे बेटर ये है कि हम एक बार कस्टमर के क्लास के अंदर एक बार क्रिएट कर लें और लोन के अंदर उसको एक्सटेंड परफॉर्म कर लें, और यहाँ पर जब सेविंग अकाउंट है तो हम लोग उसको एक्सटेंड परफॉर्म कर लें यहाँ पर। तो इन्फॉर्मेशन को एक बार राइट करो और बार बार रीयूज कर लो। तो जब हमें रीयूजेबिलिटी चाहिए रहती है उस केस में हम लोग कहाँ जाते हैं, इनहेरिटेंस पे जाते हैं ये। तो वो सेम लेयर पे हमारा इनहेरिटेंस जो होता है वो यूज होता है एज पर अवर रिक्वायरमेंट। ऐसे होते हैं यूज केस जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सेम लेयर के अंदर ही इनहेरिटेंस लगाते हैं हम लोग ये। तो लेयर्स के लेवल पे हमें एज रिलेशनशिप लगाना है, हमको इस तरीके से ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करना है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये होता है क्रिएशन। और ये बी क्लास के अंदर ए क्लास जो होता है वो कॉल हो रहा है, ये हो रहा है कम्युनिकेशन, मतलब हम लोग बी के अंदर ए को यूज कर रहे हैं। तो जब इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, और यही अप्रोच यदि हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे लगाएं कि जब हमको ए लेयर से ए लेयर को कॉल करना है तो हमने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करा, यहाँ पर हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। तो ये होती है हमारे पास में डिपेंडेंसी, ये एक दूसरे से क्या होती है, डिपेंडेंट रहती है क्लासेस। ये इस पे डिपेंडेंट है। ये बी के अंदर ए क्रिएट हो रहा है, मतलब बी जो है वो ए पे डिपेंडेंट है यहाँ पर ये। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइटली कपलिंग। ये होता है टाइटली कपल। बी का ऑब्जेक्ट जब तक क्रिएट नहीं हो सकता जब तक ए का ऑब्जेक्ट उसके पास में अवेलेबल नहीं है। तो यदि ये टाइटली कपलिंग यदि लेयर्स के लेवल पे लगा दी तो आगे वाली लेयर का ऑब्जेक्ट जब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक पीछे वाली लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं है जो उस क्लास के अंदर है। तो पहले क्रिएट ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो एप्लीकेशन के लेवल पर हमारे पास में थाउजेंड ऑफ क्लासेस हो सकती है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। हमारे लेगेसी प्रोजेक्ट रहते हैं तो काफ़ी सारी क्लासेस रहती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती है जो कि। तो क्रिएशन द ऑब्जेक्ट, कोलैबोरेशन द ऑब्जेक्ट, अभी तो सिंपल लग रहा है दो क्लासों में। एप्लीकेशन के लेवल पे ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि हम लोग एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस को कॉल करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें क्या होती है हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाती है एक बड़े एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट का कोलैबोरेशन होना। और ये चीज़ यदि हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करें, हम लोग टेक्नोलॉजी पे यदि हम लोग यूज़ करेंगे तो ये एफर्ट भी हमको लगाने पड़ेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करो, उसका आपस में कम्युनिकेशन करवाओ। तो इट इज़ अ टाइटली कपलिंग यदि हम लोग डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये। तो विदाउट फ्रेमवर्क ये सब चैलेंजेस जो है वो खुद को मेंटेन करना है। फिर और भी कॉमन टास्क है ऐसे कि हमको ऑब्जेक्ट को सिंगलटन रखना है यहाँ पर ये, कि बिजनेस लेवल के ऑब्जेक्ट को हमको सिंगलटन रखना है यहाँ पर। तो इसको मैं कल एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पर ये, क्योंकि फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करने के लिए विजुअलाइजेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। एप्लीकेशन के लेवल पे फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, फ्रेमवर्क का सॉल्यूशन है एक तरीके का। एक फ्रेमवर्क पे काम कर लिया है, स्टड्स पे भले ही काम कर लिया हो तो दूसरा फ्रेमवर्क लर्न करना इजी रहेगा। क्योंकि जस्ट क्या होगी, चीज़ें सेम ही रहेगी, लेयर्स थिंकिंग सब दूर सेम ही है। जस्ट अप्रोच चेंज होता है और एफर्ट कम होते हैं। फ्रेमवर्क, नए नए फ्रेमवर्क भी मार्केट में आते हैं तो उसमें एफर्ट कम हो जाते हैं, एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के काम सेम ही होता है, हमारे जस्ट एफर्ट रिड्यूस होते हैं। तो वो फ्रेमवर्क लर्न करना मतलब वो एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहाँ पर हमारा एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो ये जो कॉमन थिंग जो है यहाँ पर फ्रेमवर्क के लेवल पे और भी है, मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो। उसके बाद में
हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने हमारे लिए क्या सॉल्यूशन दिया, हमारे लिए ये कौन से एफर्ट को हमारे पास में कम कर दिया यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन के लेवल पे वो काफ़ी सारे एफर्ट हमारे पास में कम हो जाते हैं यदि हम फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो ये। फिर धीरे धीरे जो एफर्ट को हम लोग लगाएंगे फ्रेमवर्क के लेवल पे, जब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो स्प्रिंग बूट में एफर्ट और कम हो जाएगा हमारे पास में। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कहाँ पर हमारा एफर्ट रिड्यूस हुआ है यहाँ पर। तो उसको देखते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।